जय हिंद मित्रों। आज हम लोग वर्ग 10 के SCERT पैटर्न पर आधारित बिहार बोर्ड के भूगोल को पढ़ेंगे और बिहार बोर्ड के अंतर्गत जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार जो भूगोल की किताब है उसको 2 खंडों में बांटा गया है। एक खंड भूगोल का 10वीं का भूगोल जो है उसमें प्राकृतिक संपदा से संबंधित है और भूगोल का जो दूसरा खंड है उसमें आपदा के बारे में पढ़ना है। तो भूगोल के दूसरे खंड ख के अंतर्गत हम लोग जिन सभी बातों को पढ़ते हैं उसको यदि हम नाम देना चाहे उसका तो एक लाइन में लिखा जा सकता है प्राकृतिक आपदा और प्रबंधन। इसी के अंतर्गत आज हम लोग पहला चैप्टर इकाई फर्स्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्राकृतिक आपदा एक परिचय। ठीक है, तो आइए इसके बारे में जानें। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता दूं कि अभी हम लोग जो कुछ पढ़ने जा रहे हैं इसे केवल भूगोल के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। अभी जो कुछ भी हम पढ़ेंगे उसका प्रयोग आप हिंदी में कर सकते हैं, उसका प्रयोग आप और भी जैसे राजनीतिक शास्त्र में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है जब आंदोलन की बात होती है तब, और इतिहास से भी संबंधित है ये टॉपिक। तो मोटा मोटी मैं बात करूं तो कला के अंतर्गत जितने भी विषय हैं, चाहे आप इतिहास को ले लीजिए, भूगोल को ले लीजिए, अर्थशास्त्र को ले लीजिए, राजनीतिक शास्त्र है या हिंदी है, तो ये सारे विषयों में ये टॉपिक कॉमन है। नहीं, हिंदी में इसका प्रयोग आप जब निबंध लिखेंगे तब कर सकते हैं। और ये काफ़ी मज़ेदार बात है कि जब आप इन टॉपिक्स को पढ़कर आप हिंदी में प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित कोई भी टॉपिक्स आते हैं, जैसे बाढ़ हो, सुखाड़ हो, भूकंप हो, तो उस पर काफ़ी अच्छे तरीके से निबंध लिखे जाते हैं। और परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं आपको बता दूं तो परीक्षा में वही निबंध पूछा जाता है प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित या मानव जनित आपदाओं से संबंधित, जो परीक्षा के कुछ दिन पहले घटित हुई होती है और जिससे देश या राज्य बहुत अधिक प्रभावित हुआ रहता है। तो उन्हीं प्राकृतिक आपदाओं को बेस मान के एक निबंध हिंदी में पूछा जाता है। और भूगोल में भी बिल्कुल उसी टॉपिक से क्वेश्चन रहता है, उसी आपदा से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्राकृतिक आपदा एक परिचय। दोस्तों, प्रकृति एक अदृश्य शक्ति है जिसकी तुलना संसार के किसी शक्तियों से नहीं की जा सकती। इसने स्वयं ही संसार की सारी शक्तियों को बनाया है। इसलिए यदि हम प्रकृति को इस संसार की सारी शक्तियों या सभी पदार्थों की माँ कहे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रकृति एक तरफ मानव के संपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता रखती है तो दूसरी तरफ वह संपूर्ण संसार को अपने बस में रखने की क्षमता रखती है। ठीक है, एक तरफ प्रकृति
हमारे जीवन की हर एक आवश्यकता को पूरा करती है, तो दूसरी तरफ हम यदि अपनी मर्यादाओं से बाहर जाकर प्रकृति के पदार्थों में नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, तो प्रकृति क्या करती है, अपने जिस पदार्थ में उसे नुकसान हो रहा है उसमें गतिशीलता लाकर वह क्या करती है, मनुष्य और अन्य जीव जंतुओं को नियंत्रित कर लेती है। अब आप कहेंगे कि प्रकृति भाई हमें कैसे नियंत्रित करती? हमने तो सुना है कि मानवीय वातावरण यानी मानवीय क्रियाकलापों से क्या होता है, प्रकृति में असंतुलन पैदा होता है। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम मनुष्य हैं और हमारे पास इतनी औकात कहाँ कि हम प्रकृति में छेड़छाड़ कर सकें। ठीक है, हाँ ये जरूर कर सकते हैं कि एक हम मनुष्य है और मनुष्य होने के नाते हमारे अनुकूल जो पर्यावरण है, हम जिस पर्यावरण में रह सकते हैं, हमें जैसे वातावरण की आवश्यकता होती है, उस वातावरण को हम जरूर बिगाड़ सकते हैं, जिससे नुकसान क्या होगा, हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, प्रकृति को कुछ होने वाली नहीं है। क्योंकि मैंने सचेत कर दिया, हमारे पास इतनी शक्ति कहाँ कि हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा सके। ठीक है, तो प्रकृति एक तरफ क्या करती है, हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम जो कुछ भी मांगते हैं वो दिल खोल के वो सब कुछ देती है। अरे हमने तो प्रकृति से केवल भोजन मांगा, भोजन के रूप में प्रकृति ने क्या दिया हमें, अनेक प्रकार के फल, अनेक प्रकार के जीव जंतु हमारे सामने ला के रख दिया। अब डिसाइड हमें करना है कि हमें किन पदार्थों का उपयोग करके अपने पेट की आग को बुझाना है। ठीक है, हमने तो केवल प्यास के लिए पानी मांगा, प्रकृति ने कहा कि तुम कैसा जल पीना पसंद करते हो, क्या तुम्हें ऐसा जल चाहिए जिसमें कुछ भी मिला नहीं हो, तो हमारे लिए वर्षा करा देती है। प्रकृति फिर कहती है क्या तुम्हें ऐसा जल चाहिए जिसमें आयोडीन की मात्रा हो, तो वो हमें नदियों की तरफ इशारा करती है। प्रकृति कहती है क्या तुम्हें नमकीन जल चाहिए, तो सागर और महासागर की तरफ इशारा करती है। यानी हम जितना कुछ मांगते हैं, हमारी मांग से कई गुना ज़्यादा करके प्रकृति हमें सारा पदार्थ प्रदान करती है। तो हम ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, प्रत्येक चैप्टर की एक सीमा होती है और उसी सीमा के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे। तो प्रकृति एक तरफ हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करती है और दूसरी तरफ वह देखती है कि मनुष्य अपने क्रियाकलापों से अपने रहने के अनुकूल वातावरण को खराब कर रहा है, तो वह क्या करती है, जिस पदार्थ के अवस्था को मनुष्य परिवर्तित करने का प्रयास करता है, चाहे वह नदी हो, जल हो, वायु हो या भूमि हो, तो प्रकृति क्या करती है, अपने इन्हीं पदार्थों में गति प्रदान करती है और उसी के गतिशीलता से मनुष्य इतना प्रभावित होता है कि उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। तो मनुष्य क्या होता है, सचेत हो जाता है। ठीक है, और इसी का नाम मनुष्य आपदा रखता है। तो आपदा के अंतर्गत आज हम लोग कई चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। आइए सबसे पहले क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग देख लें। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपदा, आपदा के प्रकार और आपदा प्रबंधन। तो आइए आपदा से शुरू करते हैं। मनुष्य के जीवन में या मनुष्य का जो जीवन है वह प्रकृति और मनुष्य दोनों के द्वारा संचालित है। दोनों की गतिशीलता से ही मनुष्य का जीवन संचालित होता है। लेकिन कभी कभी
प्रकृति में ऐसी घटनाएं घटती है या मनुष्य स्वयं ऐसी घटनाओं को उत्पन्न करता है जिससे मनुष्य के साथ साथ इस संसार में जितने भी जीव हैं सारे प्रभावित होते हैं, सभी के ऊपर संकट आ जाता है। नहीं, जैसे मान ले हमने क्या किया, कहीं पर अपनी सुख सुविधा के लिए अनाज के पैदावार को बढ़ाने के लिए क्या किया, फसलों के ऊपर कोई रासायनिक छिड़काव कर दिया जिससे वहाँ जितने भी कीटाणु होते हैं वो मर जाता है, तो इससे जीव जंतु प्रभावित हुआ। दूसरा, जिस कीटाणुनाशक का हम प्रयोग करते हैं वह कीटाणुनाशक फसलों में भी आ जाता है और उस फसल से प्राप्त उत्पाद को जब हम खाते हैं तो हमें क्या होता है, तरह तरह की बीमारियां होती हैं, हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। तो हमारे द्वारा ये घटने वाली कैसी घटनाएं हैं जिससे केवल हम नहीं प्रभावित हुए, अन्य जीव जंतु भी प्रभावित हुआ, यही आपदा है। इसको हम छोटे छोटे वाक्यों में समेटने का प्रयास करें तो आपदा के परिभाषा को इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्रकृति या मानव जनित घटनाएं जिससे मानव धन संपदा और जीव जंतुओं को हानि होती है, आपदा कहलाती है। ठीक है, और जितनी भी आपदाएं हैं उन आपदा को दो भागों में बांटा जाता है, क्योंकि आपदा परिभाषा से ही पता चलता है घटना प्रकृति के द्वारा घटती है या मानव के द्वारा घटती है। तो इस परिभाषा से ही निर्धारित होता है, निर्देशित होता है कि आपदा दो प्रकार की होगी, एक प्राकृतिक आपदा, दूसरा मानव जनित आपदा। तो आपदा का हमने जो परिभाषा बताया था केवल उतना यदि हमें याद रहे, केवल इसको यदि हमने गौर से समझ लिया है तो प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा की परिभाषा याद करने के लिए हमें विशेष मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपदा का हमने जो परिभाषा अभी बताया उसमें से क्या करेंगे, मानव को हटा देंगे, तो क्या होगा, प्राकृतिक आपदा की परिभाषा बन जाएगी। और प्राकृतिक आपदा के बाद यदि हम मानव जनित आपदा को जानना चाहे तो आपदा में से हमें क्या करना है, प्रकृति को हटा देना है। तो जो परिभाषाएं बच जाती है वह मानव जनित आपदा की परिभाषा होती है। आइए इसको ऐसे समझते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक आपदा, प्रकृति जनित घटनाएं जिससे मानव धन संपदा और जीव जंतुओं को हानि होती है, प्राकृतिक आपदा कहलाती है। जैसे बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ओलावृष्टि, भूस्खलन और ज्वालामुखी, ये सारे प्राकृतिक आपदाएं हैं जो प्रकृति के पदार्थों में गतिशीलता के कारण उत्पन्न होता है। जैसे बाढ़ की मैं बात करूं, बाढ़, सुखाड़, ठीक है, ओलावृष्टि, ये सभी जल की गतिशीलता के कारण आता है। और भूमि की गतिशीलता के कारण, भूमि में जब गति उत्पन्न होती है तो इससे भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, ज्वालामुखी, ये सभी घटनाएं होती हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जब वायु में गतिशीलता आती है तो वायु के गतिशीलता के कारण सुनामी, सुखाड़, ठीक है, उसके बाद चक्रवात, ये सभी उत्पन्न होते हैं। तो ये सब प्राकृतिक घटनाओं से उत्पन्न होने वाले आपदाएं हैं। दूसरा, आइए अब हम जानते हैं मानव जनित आपदा को।
तो मानव जनित आपदा की परिभाषा यदि हम आपदा से लें तो ऐसे लिखेंगे इसे, मानव जनित वैसी घटनाएं जिससे मानव धन संपदा और जीव जंतुओं को हानि होती है, मानव जनित आपदा या कृत्रिम आपदा कहलाती है। जैसे महामारी, आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे। ठीक है, ये सभी क्या हो गए हमारे मानव जनित आपदा हो गया। अब इन दोनों प्रकार की आपदाओं को एक एक करके हम जानेंगे। यहाँ घबराइए मत, हम ज़्यादा विस्तार में आपको नहीं ले जाएंगे, बस थोड़ा सा परिचय प्राप्त करना है कि प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत जितनी भी आपदा है, जैसे बाढ़ है क्या है उसके बारे में जानेंगे, जितने भी प्राकृतिक आपदा है, और मानव जनित आपदा के बारे में पढ़ेंगे। तो आते हैं प्राकृतिक आपदा में। जो हमारी सबसे पहली आपदा है वह है बाढ़। ठीक है, तो बाढ़ क्या है? बाढ़ यह जल की गतिशीलता के कारण आती है। अभी अभी मैंने आपको बताया। इमेजिन करिए, ध्यान दीजिए और इसको समझिए। अभी बरसात का मौसम है और इस बरसात से क्या होता है? वर्षा हो रही है काफ़ी अधिक मात्रा में, साथ साथ हिमालय का बर्फ का जो ग्लेशियर है वो भी पिघल रहा है क्योंकि गर्मी का मौसम है। ठीक है, तो ये दोनों का परिणाम क्या हो रहा है? वर्षा भी हो रही है, हिमालय के ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं। तो ये दोनों का परिणाम क्या होता है? नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। शहरों में भी जहाँ पानी निकलने का मार्ग नहीं है, शहर में भी जल का स्तर बढ़ रहा है। तो इस जल के स्तर के बढ़ने से होता क्या है? कभी कभी नदियों में जलस्तर इतना बढ़ जाता है कि नदी उस जल को संभाल नहीं पाती और उसके किनारे में जो बांध होते हैं, जिसको आप तटबंध कहें, वह टूट जाता है और उसके टूट जाने के बाद नदी का जल आसपास के इलाकों में फैल जाता है। और इसके फैल जाने से क्या क्या होता है आपने देखा भी होगा कि उस नदी के किनारे जो गांव होते हैं वहाँ का फसल डूब जाता है, आने जाने का जो रास्ता होता है अवरुद्ध हो जाता है, छोटे छोटे घर टूट के गिरने लगते हैं, नहीं यानी चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। तो ऐसी स्थिति को बाढ़ कहते हैं। ठीक है, तो अभी जितना कुछ हम बताए इतना तो बाढ़ का परिभाषा नहीं लिखा जाता। आइए बाढ़ के परिभाषा को जाने कि क्या लिखेंगे इसमें। तो ऐसे लिखेंगे बाढ़ की परिभाषा, जब नदियों का जल उसके तटों से बाहर निकलकर बहुत बड़े क्षेत्र में फैलकर फसलों को डुबो दे, सड़कों पर पानी के जमाव से आवागमन अवरुद्ध हो जाए, बस्तियों में जल जमाव से कठिनाई हो और जहाँ तहाँ मकान भी गिरने लगे, तो इस स्थिति को बाढ़ कहते हैं। ठीक है, तो बाढ़ के बारे में जान ली। और बाढ़ से प्रभावित भारत का हर वह राज्य है जहाँ नदियाँ बहती हैं, चाहे आप उत्तर भारत की बात कर लें या दक्षिण भारत की बात कर लें या पूर्वी भारत की बात कर लें या पश्चिमी भारत की बात कर लें। जैसे हम लोग जिस राज्य के अंतर्गत आते हैं ये बिहार है, और बिहार में जो बाढ़ आती है सबसे विनाशकारी बाढ़ लाती है कोसी। ठीक है, क्योंकि बिहार उत्तर भारत में पड़ता है। कोसी का जलस्तर बढ़ जाने से बिहार में बाढ़ आती है, गंडक का जलस्तर बढ़ जाने से बिहार में बाढ़ आती है, गंगा का जलस्तर बढ़ जाने से बिहार में बाढ़ आती है। इसको हम लोग देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, समाचार पत्रों में, तो अभी विस्तार से कुछ दिन के बाद इसी की चर्चा होगी, टीवी पर देखते हैं, नहीं?
तो बाढ़ के बारे में हम लोगों ने जाना। बिहार में सबसे विनाशकारी बाढ़ की बात करूं तो वह 2008 ईस्वी में कोसी में आई थी। और अभी अभी तो जस्ट एक बाढ़ आई थी 2000 ईस्वी में, जिससे गंडक के किनारे जो क्षेत्र है वहाँ काफ़ी तबाही फैली। नहीं तो आइए बाढ़ को समझने के बाद अब हम लोग आते हैं सूखा, या इसी को सुखाड़ भी कहा जाता है। तो सुखाड़ कैसे उत्पन्न होता है? सुखाड़ उत्पन्न होता है वायु की गतिशीलता के कारण। इसमें जल का भी योगदान होता है, लेकिन जब वायु ज़्यादा गतिशील हो जाती है तब सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। नहीं, वर्षा जब जरूरत से ज़्यादा हो तो बाढ़ उत्पन्न करती है, लेकिन वर्षा जब जरूरत से कम हो तो सुखाड़ उत्पन्न करती है। नहीं तो जल की उपलब्धता ही बाढ़ और सूखा को निर्धारित करती है। जल जरूरत से ज़्यादा उपलब्ध है, बाढ़ है, और जल जरूरत से भी कम उपलब्ध है, क्या है? सुखाड़ है। तो सूखा क्या है? ऐसी स्थिति है जहाँ जल की कमी के कारण चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। जल की इस स्तर तक कमी हो जाती है कि नदियों का जल स्तर घट जाता है, तालाब कुएं का जल सूख जाता है, और भूमि के नीचे का जो जल है भूम जल स्तर वह भी काफ़ी नीचे चली जाती है। नहीं तो ऐसी स्थिति को सुखाड़ कहते हैं। सुखाड़ की यदि हम परिभाषा लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिखेंगे। वर्षा की मात्रा को निर्धारित करते हुए क्या किया जाता है? सुखाड़ की परिभाषा लिखी जाती है। 50 सेमी से कम वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र सूखे की स्थिति में होते हैं, लेकिन अन्य क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 25 सेम से भी कम हो तथा प्रायः 30% फसलें सिंचाई के अभाव में सूखने लगे तो वहाँ सूखे की स्थिति मानी जाती है। नहीं तो सुखाड़ से तो वैसे भी प्रभावित रहती है, खास करके मध्य भारत की बात करें तो, और बिहार में भी कभी कभी सुखाड़ से प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण सरकार को क्या करना पड़ता है? किसानों को अनुदान देना पड़ता है, डीजल के अंतर्गत अनुदान देना पड़ता है, फसलों के अंतर्गत अनुदान देना पड़ता है। तो सूखा भी हम लोग जान गए। अब आते हैं भूकंप पर कि भूकंप क्या है। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था कि प्रकृति मनुष्य को नियंत्रित करती है अपने पदार्थों में गति लाकर। ठीक है, तो पृथ्वी के केंद्र जब हम केंद्र की तरफ जाते हैं, जितनी पृथ्वी की जितनी गहराई में जाते हैं तो पृथ्वी का तापमान क्या होता है? उतना ही बढ़ता जाता है। तो पृथ्वी के केंद्र का तापमान बहुत अधिक है, तो वहाँ जितनी भी पदार्थ मिलती है सब के सब द्रव अवस्था में मिलती है। नहीं तो गर्म होने के कारण वहाँ क्या होता है? पदार्थों में कंपन होता है, और वही कंपन जब भूमि के सतह पर आ जाता है तो होता क्या है? भूमि में भी कंपन उत्पन्न होने लगती है। तो ऐसे स्थिति को भूकंप कहते हैं। भूकंप का अर्थ क्या? भूमि में कंपन होना। नहीं ठीक है, तो भूकंप का परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं कि पृथ्वी के भीतर भूगर्भीय हलचल के कारण जब सतह पर की भूमि में कंपन उत्पन्न होता है तो इसे भूकंप कहते हैं। ठीक है, 1934 में बिहार में विनाशकारी भूकंप से धरती फट गई थी, सैकड़ों लोग की मृत्यु हो गई थी। और 2016 ईस्वी में जो भूकंप आया था उसे तो आप जानते ही होंगे। एक बार नहीं आया, कई दिनों तक भूकंप की झटकों को हम लोग महसूस करते रहे। तो भूकंप को जानने के बाद आइए अब हम जानते हैं सुनामी को। तो सुनामी क्या है? सुनामी भी एक प्रकार का भूकंप ही है। नहीं, जब समुद्र के अंदर भूकंप आती है तो समुद्र के नीचे क्या है? भूमि है। तो भूमि में जब कंपन उत्पन्न होता है तो उसके ऊपर जो जल की मात्रा है उसमें भी कंपन उत्पन्न होती है। तो यही स्थिति क्या है? सुनामी है। नहीं, भूकंप को जानने के बाद सुनामी, तो सुनामी की परिभाषा ऐसे लिखेंगे कि भूगर्भीय हलचल के कारण
जब समुद्री लहरें तेजी से तटों के पास भूभाग पर फैलकर जान माल को हानि पहुंचाती है तो इसे सुनामी कहते हैं। सामान्यतः आप जानते हैं कि भारत में जितनी भी नदियां हैं सबका पानी सागर महासागर में गिरता है। उत्तर भारत की जितनी भी नदियां हैं सबकी पानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। दक्षिण भारत की जितनी भी नदियां हैं उस सब का जल क्या होता है, हिंद महासागर में गिरता है। लेकिन हिंद महासागर में या बंगाल की खाड़ी में जब सुनामी उत्पन्न होता है तो होता क्या है, नदियों का जो जल पहले समुद्र या खाड़ी में जा रहा था वह वापस क्या होता है, लौटने लगता है अपने बहाव के क्षेत्र के विपरीत। तो ऐसी स्थिति को सुनामी कहते हैं, ठीक है। सुनामी कहाँ आएगी, तो भारत के तटीय इलाकों में आएगी जो समुद्र से सटा हुआ है। बिहार में सुनामी कैसे आ सकती है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिहार समुद्र के किनारे तो है नहीं। सुनामी कहाँ आएगा, पश्चिम बंगाल में आएंगे, उड़ीसा में आएगा, आंध्र प्रदेश में आएगा, तमिलनाडु में आएगा, महाराष्ट्र में आएगा, गोवा में आएगा और गुजरात में आएगा। तो ये सभी सुनामी प्रभावित क्षेत्र हैं। तो सुनामी को जानने के बाद आइए अब हम जानते हैं चक्रवात को, कि चक्रवात क्या है। अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में प्रतिवर्ष चक्रवात आते हैं। मई, जून तथा अक्टूबर, नवंबर में अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में दोनों ओर से चक्रवात उठते हैं। लेकिन बंगाल की खाड़ी का अक्टूबर नवंबर का चक्रवात भयानक होता है। नहीं, चक्रवात एक वायुमंडलीय दशा होती है जो समुद्र में निम्न दाब के उत्पन्न होने से होता है। इसको आप 7वीं 8वीं क्लास में अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। नहीं तो खास एक प्रकार की एक वायुमंडलीय दशा होती है जिसके कारण निम्न दाब का क्षेत्र वहाँ उत्पन्न होता है, जिससे चक्रवात की स्थिति उत्पन्न होती है। नहीं तो चक्रवात से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन से क्षेत्र, वही जो समुद्र के किनारे होंगे, क्योंकि चक्रवात की उत्पत्ति तो समुद्र से ही होती है। तत्काल में आप लोगों ने टीवी में समाचार पत्रों के माध्यम से देखा होगा, सुना होगा कि ताउते तूफान आने के, ताउते चक्रवात के कारण महाराष्ट्र, गुजरात प्रभावित रहा। नहीं, इसी प्रकार से एक और तूफान आया था चक्रवात, जिससे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड प्रभावित रहा, जिसका नाम यास था। नहीं तो चक्रवात के कारण होता क्या है, एक ही क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में चक्रवात उत्पन्न होता है वहाँ घूम घूम के वर्षा होती रहती, तूफान आते रहते, काफ़ी गतिशील होकर वायु चलती है, 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक वायु पहुँच जाती है। तो चक्रवात को हम लोगों ने जाना। नहीं, चक्रवात में होता क्या है, कभी कभी उड़ीसा तटीय राज्यों में तूफानी महोर्मी भी आते हैं, जिससे धन जन की अत्यधिक हानि होती है, पेड़ और मकान प्राय ध्वस्त हो जाता है। अब आते हैं ओलावृष्टि पर। तो ओलावृष्टि क्या है, जैसे बारिश होती है तो क्या होता है, पानी की बूंदें जमीन पर गिरती है, लेकिन जहाँ ओलावृष्टि होता है तो वहाँ पानी के जगह पानी के बर्फ पृथ्वी पर गिरना बारिश के रूप में शुरू हो जाता है। यानी कभी कभी वर्षा के समय पानी से अधिक बर्फ के टुकड़े की बौछार होने लगती है। नहीं तो यही क्या है, ओलावृष्टि है। ओलावृष्टि तो कभी भी हो जाती है, लेकिन खरीफ फसलों के समय की ओलावृष्टि से फसलों को इतनी बर्बादी होती है कि किसानों की कमर टूट जाती है। ठीक है, ओलावृष्टि भी समझ गए। तो ओलावृष्टि क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि बारिश के रूप में बर्फ का गिरना ओलावृष्टि कहलाता है। अब आते हैं हिमस्खलन पर। और हिमस्खलन वैसे क्षेत्रों में होता है जो पहाड़ी राज्य हैं भारत के, या पहाड़ी क्षेत्र केवल भारत में नहीं दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं हिमस्खलन, जो पहाड़ी क्षेत्र है। तो लेकिन भारत में हिमालय की तराई के राज्य जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, में भारी वर्षा और बर्फबारी
कि बड़ी बड़ी चट्टानें खिसक कर नीचे गिरने लगती हैं। भारी जब वर्षा होती है तब, या बर्फबारी होती है तब। तो इससे सीमित क्षेत्र में लोगों के दबने, भवनों के गिरने तथा सड़कों के अवरुद्ध हो जाने से समस्या उत्पन्न हो जाती है। नहीं, तो ये हिमस्खलन की जो घटना है 3 राज्यों में सबसे ज़्यादा होती है, जिसका नाम अभी हमने बताया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो हिमस्खलन क्या है, समझ रहे हैं? यानी बर्फ के पहाड़ का टूटकर नीचे गिरना या आसपास फैलना हिमस्खलन है। भूस्खलन बिल्कुल हिमस्खलन के समान। भूस्खलन क्या है इसको जाने। हिमालय की भांति ही तराई के ढालों पर प्राय बहुत अधिक मिट्टी खिसक कर नीचे गिरकर हानि पहुंचाती है। इससे भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई तराई के भाग ज़्यादा प्रभावित हैं। ठीक है, अब ज्वालामुखी की बात करें तो ज्वालामुखी क्या होता है, इसके विस्फोट के कारण पृथ्वी के भीतर से कहीं कहीं भारी मात्रा में पिघली हुई चट्टानें और गैस निकलने लगती है। कुछ ज्वालामुखी विस्फोट तो अत्यंत भयानक होती है, लेकिन भारत में अंडमान के पूरब की ओर से एक टापू पर ही ज्वालामुखी का प्रकोप है। प्रदेश के शेष भाग इस विपदा से सुरक्षित हैं। नहीं, तो ये आज हम लोगों ने प्राकृतिक आपदा के बारे में चर्चा किया। आइए अब हम आते हैं मानव जनित आपदा के बारे में। तो मानव जनित आपदा क्या होती है, इसकी परिभाषा तो हम लोगों ने जान ही लिया था। तो मानव जनित आपदा मानव की क्रियाशीलता के कारण आती है, जैसे महामारी हो गया। महामारी वर्तमान में जो महामारी है, जैसे कोरोना है, ठीक है, या आतंकवाद है, या सांप्रदायिक दंगे हैं, तो ये सब क्या है, मानव जनित आपदाएं हैं। तो प्राकृतिक आपदा कोई भी हो, प्राकृतिक हो या मानव जनित हो, इससे मनुष्य और जीव जंतु दोनों को हानि होती है। बस इतना समझ लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं समझना। आइए अब हम आते हैं, देखिए प्राकृतिक आपदा चाहे कोई भी हो, इसके बारे में मैंने बताया कि इससे मनुष्य, जीव जंतु, धन संपदा सबको हानि होती है। ठीक है, तो प्रकृति नियंत्रण स्थापित करने के लिए ऐसा करती है पदार्थों पर, जीव जंतुओं पर। तो प्रकृति में जो कुछ भी घटित हो रहा है या मनुष्य के द्वारा जो कुछ भी घटित हो रहा है, उसका परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा सबको। तो आपदाओं से क्या होता है, हानि होती है। इसी को अभी हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा। लेकिन यदि मनुष्य कुछ सावधानी अपनाए, सतर्क हो जाए, उसे समय पर सूचना मिल जाए, तो क्या होगा, प्रकृति या मनुष्य के द्वारा कोई भी घटना घटे तो उससे उतनी हानि नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। नहीं, तो आपदा से होने वाले हानियों को मनुष्य चाहे तो अपनी सूझबूझ से, अपनी तकनीक से रोक सकता है या कम कर सकता है, और यही कहलाता है आपदा प्रबंधन। तो आपदा प्रबंधन की परिभाषा हम लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं कि प्रकृति से या मानव जनित घटनाओं से जो हानि होती है, उस हानियों को कम करने के लिए जो भी उपाय किए जाते हैं वह आपदा प्रबंधन कहलाता है। और आपदा प्रबंधन के लिए, ठीक है, सरकारी स्तर पर भी प्रयास होते हैं। भारत की बात करूँ तो भारत तो गांवों का देश है। हमारे गांव से खंड बने हैं, खंड से जिला बना है, जिला से राज्य बना है, राज्य से राष्ट्र बना है। तो भारत में आपदा प्रबंधन के लिए 5 स्तरों पर काम किए जाते हैं। सबसे निचले स्तर पर गांव होता है, उसके ऊपर खंड, उसके बाद जिला, जिला के बाद राज्य, राज्य के बाद राष्ट्रीय। नहीं,
तो इसको विस्तार से जाने। तो देश में जो प्राकृतिक आपदाएं घटित होती है उससे बचने के लिए नहीं क्या किया जाता है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर नोडल मंत्रालय हैं, राज्य स्तर पर राहत और पुनर्वास प्रभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय है, खंड स्तर पर पंचायत समिति का कार्यालय, गांव में ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने क्या किया, आपदा को विस्तार से जाना, यह कितने प्रकार का होता है ये भी जाना, और साथ साथ ये भी जाना कि हमें आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ये क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं और अपने अधिक से अधिक मित्रों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें ताकि आपके मित्रों को भी लाभ हो। धन्यवाद।